बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जून में। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के आपके सबसे महत्वपूर्ण हर साल आने वाले प्रश्न और वन शॉट आपका वीडियो होगा। और आपका जो 6 मार्च का फिजिक्स का पेपर होगा यानी परसों है जो आपका, उसके लिए आपकी क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कल भी हमने एक ऐसी ही क्लास कराई थी और इसका ये दूसरा पार्ट है। एक आध प्रश्न जो है कल की क्लास से रिपीटेड हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा होंगे वही, बाकी आप लोगों के सभी प्रश्न अलग अलग होंगे। उम्मीद करते हैं कल की क्लास जो है आप लोगों ने पूरा रिवाइज कर लिया होगा। तो आज की भी जो क्लास होगी उससे भी जो है प्यारे बच्चों आप लोग एकदम पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। 25 से 30 मिनट की ये भी क्लास होगी और इसमें भी आपके बढ़िया बढ़िया प्रश्न होंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखेंगे सबसे पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। अब इसको कल के भी क्लास में हमने ऐड किया था और आज के भी क्लास में ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपका जो है। इससे न्यूमेरिकल पूछे या कुछ ना कुछ आपका यहाँ से जरूर बनेगा। तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। तो क्या होगा आपका प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, यानी वैद्युत क्षेत्र में जो किसी बिंदु पर, मान लीजिए आपका वैद्युत क्षेत्र ये है और किसी बिंदु पर आपका कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू रखा है, तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यफ तथा आपका जो परीक्षण आवेश होता है इसी के अनुपात को जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे आपका ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो आपका ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो आपका फॉर्मूला होता है यानी ई बराबर यफ बटे में क्यू होता है, जहाँ यफ आपका बल होता है और क्यू जो होता है आपका परीक्षण आवेश होता है। वहीं बात करें आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक का, तो मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम होता है, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। अब दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे बच्चों, और आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। कल हमने इंपॉर्टेंट नियम की क्लास बताई थी, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, बताया है हमने। फिर भी आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को दे रहे हैं। जो बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो, इसमें देख करके इस वीडियो को क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम समझाइए। और प्यारे बच्चों लिख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा क्योंकि आपका हर साल ये क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चे जो है हमारी क्लास को देख करके इस क्वेश्चन को पूरा एकदम अच्छे से लिख लेते हैं। जैसे आपका विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए दिया है, तो किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम आप लिखेंगे। पहला नियम जिसे प्रथम नियम या संधि नियम अथवा लूप नियम भी कहते हैं, यानी कि जो आपका माफ करिए लूप नियम नहीं संधि नियम कहते हैं पहले नियम को, यानी पहला नियम जो है आपका संधि नियम, इसके संधि नियम के नाम से भी जानते हैं। अब लिखेंगे आप, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि किसी वैद्युत परिपथ में जो है प्यारे बच्चों किसी भी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होती हैं उनका जो बीजगणितीय योग्य होता है प्यारे बच्चों आपका शून्य होता है। यही जो है प्रथम नियम यानी संधि नियम आपका बताता है किरचॉफ का, अर्थात सिग्मा आई बराबर आपका शून्य हो जाएगा। अब आगे देखेंगे आपका सिग्मा आई बराबर कैसे शून्य होता है, तो इसको आपको समझना भी पड़ेगा कैसे ये शून्य होता है, क्योंकि इतने में आपको 5 नंबर तो मिलेगा नहीं। तो आप देखेंगे कि माना चालक जिसमें धाराएं I1, I2, I3, I4 तथा I5 डॉट 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 प्रवाहित हो रही हैं। मान लीजिए आपका कोई चालक है, इसमें धारा आपकी I1, I2, I3, I4 और I5 जो है प्रवाहित हो रही है, संधि ओ पर मिलती हैं। और ये आपका संधि ओ है, यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है पांचों धाराएं क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। संधि की ओर जाने वाली सभी धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। यानी संधि की तरफ आने वाली जो धाराएं होती हैं, जैसे आपका I1 का चिन्ह इधर यानी संधि की तरफ आ रही है, I2 का भी चिन्ह आपका अंदर की तरफ है यानी कि संधि की तरफ आ रही है। तो I1 और I2 जो है आपका संधि की तरफ आ रही है, इसका मतलब कि ये दोनों धाराएं जो है आपकी धनात्मक ली जाती हैं। और संधि से दूर जाने वाली इनका कि देखेंगे आपका बाहर का चिन्ह है, I3, I4 और I5 का जो है बाहर का चिन्ह है। इसका मतलब है संधि से क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं। तो हम जो है संधि से दूर जाने वाली धाराओं को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अतः I1 व I2 धनात्मक है तथा I3, I4, I5 जो है आपका ऋणात्मक है। और ये हमने आपको पहले इस फिगर के माध्यम से समझा करके बता दिया कि कैसे I1 व I2 जो है धनात्मक होता है और I3, I4 और I5 जो है कैसे ऋणात्मक होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका I1, I2 इधर कुछ भी लिख के दे, बस आपको ऐसे समझना है कि संधि की तरफ आने वाली यानी संधि की जो अंदर का चिन्ह होता है, यानी कि संधि की तरफ जो आ रही हैं धाराएं वो धनात्मक होती हैं और जो संधि से दूर जा रही हैं धाराएं वो ऋणात्मक होती हैं। बस बात को आपको इतना ही समझना है।
अब आगे देखेंगे I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, यानी जोड़ तो आप सभी को रहे हैं लेकिन इनके आगे माइनस का चिन्ह है तो ये सभी माइनस हो जाएंगे और इनका बीजगणितीय योग आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यही आपको जो है सिद्ध करना था इस फिगर में। जो है आपका प्रथम नियम क्या, सिग्मा आई बराबर शून्य होता है, यही किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि नियम बताता है। या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। अब ये भी जो है कट करके जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जितनी आपकी I1 व I2 धारा है संधि की तरफ आ रही है, उतनी ही धारा जो है I3 I4 और I5 जो संधि से बाहर जा रही है। इसका मतलब संधि में धारा जो है उसका बीजगणितीय योग कितना बच रहा है, तो शून्य ही बचेगा। अब आगे देखेंगे कुछ नोट करने वाली चीज़ है इसमें, जो कि आपका कभी कभी वैकल्पिक में पूछ लिया जाता है और कभी कभी आपका एक आध दो नंबर में पूछ लिया जाता है। जैसे अतः परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, अर्थात ना तो संधियों पर आवेश लाभ होता है और ना ही संधियों पर आवेश हानि होता है। यानी कि जो आपका जब संधि से जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा जब बाहर निकल जा रही है, तो इसका मतलब ना ही संधि में जो है धारा का लाभ होगा और ना ही जो है आवेश का हानि होगा। तो ये किस पर आपका लागू होता है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। यानी कि आपका जो किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि संधि नियम है वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। और यहाँ से जो है प्यारे बच्चों आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी बहुविकल्पी, कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आपका आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया। तो आप लोग इस टॉपिक को भी एकदम ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम एकदम आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। और आपको क्लास जो है ये भी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, क्योंकि जैसे हमने पहली क्लास कराई थी उसी प्रकार ये भी क्लास इंपॉर्टेंट। हमने आपको कहा था 3 से 4 क्लास कराएंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों की क्लास कराएंगे। तो अब देखेंगे दूसरा नियम किरचॉफ का। जैसे किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इसी को अथवा लूप नियम के भी नाम से जानते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है इसी को आपका लूप नियम के नाम से जानते हैं। जैसे आपका प्रथम नियम जो होता है उसे संधि नियम के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार किरचॉफ के द्वितीय नियम को लूप नियम के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर लूप नियम। तो किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास या लूप में लगने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका किसी परिपथ के में प्रत्येक लूप या बंद पास, यानी आपका एक ये बंद पास हो गया, आपका ये बंद पास या प्रत्येक लूप, दोनों को एक एक लूप कह लीजिए, कि विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं, यानी कि इनके जो विभिन्न भाग में प्रवाहित आपकी धाराएं जैसे I1 है I2 है आपका, फिर I1 प्लस I2 है, तथा संगत प्रतिरोधों और इनके साथ जो संगत प्रतिरोध जैसे I1 के साथ R1 है, I2 के साथ आपका R2 है, तो उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग जो होता है, यानी कि जब धारा I1 और R1 प्लस आपका I2 R2 का बीजगणितीय योग जो ये होगा ये किसके बराबर होगा, उस पास या लूप में लगने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होगा, यानी सिग्मा ई के बराबर आपका होगा। यही आपका जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि लूप नियम बताता है। अब आगे इसको देखेंगे, आप समझेंगे कि कैसे होता है। अर्थात जो आपका सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है, हमने आपको ऊपर इसी प्रकार समझा दिया है। अब देखेंगे इस नियम को प्रयुक्त करते समय धारा की दिशा में चलने पर धारा व इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं। यानी जब भी इस नियम का प्रयोग करते हैं हम, तो जब भी धारा की दिशा में चलते हैं, यानी कि ऐसे जब धारा की दिशा में चलेंगे तो जो आपका धारा का मान होगा और इसका जो संगत प्रतिरोध होगा उसका जो मान लेंगे आपका गुणनफल का धनात्मक लेते हैं, तथा सेल से वैद्युत अवगट्य में ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर वैद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। अब देखेंगे आपका बंद पास एक के लिए I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा, और बंद पास दो के लिए आपका I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E3 हो जाएगा। अब इस समीकरणों को हल करके हम I1 व I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जो आपका दो समीकरण बनते हैं, अब इसमें आपका कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ देता है। न्यूमेरिकल में पूछता है धारा I1 I2 व I1 प्लस I2 का जो है मान निकालिए। तो इसी जो नियम का किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करके ही जो है बंद पास के लूप का जो है धाराओं का आप मान निकाल सकते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसे किरचॉफ का वोल्टा का नियम भी कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो है कभी कभी एक नंबर में आपका वैकल्पिक में पूछ लेता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आपका ऊर्जा संरक्षण के आधारित है। ना ही इसमें ऊर्जा की हानि होती है, ना ही इसमें ऊर्जा का लाभ होता है। यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है किस पर आधारित है, तो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और बात करें इसमें,
तो इसे किरचॉफ का वोल्टता का नियम भी कहते हैं, यानी कि लूप नियम को जो है, यानी द्वितीय नियम या लूप नियम या इसे वोल्टता नियम के भी नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम, और एकदम डिटेल में हमने बता दिया। इतना ही सिर्फ आपको लिखना रहेगा और आपके 5 नंबर जो है यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। कोई भी एग्जामिनर एकदम कॉपी चेक करे, आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा। जैसे जैसे हमने आपको बताया, अगर इतना आप पूरा लिख देते हैं तो हमारी गारंटी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न, यानी तीसरा वाला प्रश्न। तो दिया है प्यारे बच्चों, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। यानी कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन जो है या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव जिसे कहा जाता है वो क्या है आपका। तो देखेंगे आपका, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आपका, जब कोई धातु यानी कोई धातु है और उसकी सतह पर जो है एक निश्चित आवृत्ति यानी कोई निश्चित आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति से जब अधिक आवृत्ति की प्रकाश जो है किरणों को आपतित किया जाता है तो आपका क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। और इस घटना को जो है आपका क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो यही हो जाएगा आपका प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा। और प्यार बच्चों आपका 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी जो है एकदम आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। और एकदम बढ़िया प्रश्न है, और आपका 2 नंबर में हम बार बार बोल रहे हैं कि ये भी बार बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब अगला है आपका 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। यानी कि जो आपकी फोटान की ऊर्जा होती है प्यारे बच्चों उसमें, और जो आपका संवेग होता है उसमें आपको दोनों में क्या लिखना है, संबंध लिखना है। और ये भी जो है बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, ये भी जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कई नंबर में पूछा जाता है, ज़्यादा नंबर में नहीं पूछा जाता है। हाँ कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है, लेकिन आपका 1 नंबर में बस इतना पूछेगा, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। तो आपका फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में जो संबंध हो जाएगा प्यारे बच्चों का, P बराबर E बटे में C हो जाएगा। यानी कि P बराबर E बटे में C आपका फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध हो जाएगा, जहाँ P आपका संवेग रहेगा, E आपका ऊर्जा रहेगा और C जो है आपका प्रकाश का निर्वात में वेग है। यानी कि P बराबर E बटे C में आपका P जो है संवेग है, E जो है आपका ऊर्जा है और C जो है प्रकाश का निर्वात में वेग है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी जो है क्वेश्चन एकदम इजीली याद हो गया होगा, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। अगला और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्यारे बच्चों, और आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लिख लीजिए, ये भी जो है आपका 100% पूछा जाएगा। और 5 नंबर में ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका बार बार पूछा जाता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह यानी अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि किसी चालक में जो आपकी प्रवाहित धारा होती है प्यारे बच्चों तथा इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी अपवाह यानी अनुगमन वेग में जो है आपको क्या ज्ञात करना है, संबंध स्थापित करना है। यानी धारा आई तथा अनुगमन वेग VD में जो है आपको संबंध स्थापित करना है। यानी कि आपका समझ लीजिए एक तरह से ये डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन पूछता है और 5 नंबर में इसका फिक्स आना है। तो आपका आता कैसे है, धारा आई तथा अनुगमन वेग VD में संबंध। अब किस तरह से जो है स्थापित करेंगे, आपको थोड़ा मोड़ा लिखना भी रहेगा, डायरेक्ट आप जो है ये नहीं कि सूत्र लिख करके स्थापित कर देंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, तो इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा लिखना ही पड़ेगा। तो कैसे आप जो है संबंध स्थापित करेंगे, तो लिखेंगे माना किसी तार के परिच्छेद में से Q आवेश t सेकंड से गुजरते हैं। यानी कि हम मान लेंगे कि किसी तार के, जो कोई तार है प्यारे बच्चों, उसके परिच्छेद में से जो है Q आवेश जो है आपका t सेकंड से गुजरते हैं, तब तार में जो है आपकी वैद्युत धारा क्या हो जाएगी, I बराबर Q बटे में T। और ये आपका नॉर्मल सा सूत्र होता है कि I बराबर Q बटे में T। तो आपका मान लेंगे हम किसी तार के परिच्छेद में से जो है Q आवेश t सेकंड से गुजरते हैं, तब तार में वैद्युत धारा आपका I बटे में माफ करिए I बराबर Q बटे में T हो जाएगा, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे देखेंगे आपको क्या करना है, आगे लिखेंगे आप यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। यानी कि जो तार है आपका प्यारे बच्चों, मान लेंगे इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो आपका क्षेत्रफल है कितना है, A है, तथा उसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 n है। यानी कि इस तार में जो है प्रति एकांक मुक्त आपका आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है प्यारे बच्चों का कितना है, n है, तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vg है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आपका इसमें है इस तार में, उसका अनुगमन वेग कितना है, Vd है। तब 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि तब उस समय जब ये मान आपको पता चल गए, यानी मान लेते हैं हम, तब उस समय 1 सेकंड में जो है
अतः तब 30 सेकेंड में जो है तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो है आपका 1 सेकेंड में जो है तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd थी। तब यहाँ पर 30 सेकेंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो इसमें आपका T से गुणा कर देंगे, यानी NaVd में T से आपके गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, NaVd इंटू T हो जाएगा। अब देखेंगे आपका आगे इसके कि T सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, यानी कि T सेकेंड में जो है आपके तार में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, NaVd गुणे T आपका था ही, और इसमें गुणा कर देंगे आपका E का यानी आवेश का, और इसको मान लेंगे आपका समीकरण नंबर 2। अब आगे इसमें क्या करना है आपको, जहाँ E आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि इसमें जब हम E का गुणा कर रहे हैं आपको, तो ये जो है आपका E क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूरा लिख करके जैसे है आपको इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। अब समीकरण 2 से जब हमें Q का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी जो आपका समीकरण 2 माने थे और यहाँ पर Q का मान आपका क्या था, NaVd और गुणे T गुणे E था, इसका मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, यानी जो आपका समीकरण 1 आया था I बराबर Q बटे में T आया था, इसमें जो है Q का मान यहाँ पर रख देंगे तो आपका क्या होगा, I बराबर NaVd T इंटू E और बटे में T हो जाएगा, और यहाँ T से आपका T क्या होगा, कट जाएगा, तो I बराबर आपका क्या बचेगा, NaVd गुणे E बचेगा, और इसको जो है समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। यही जो है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, जो आपका यहाँ निकला है I बराबर NaVd इंटू T, यही जो है आपका वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं, अगर इसी में आपको पूछ दे थोड़ा मोड़ा बढ़ा करके कि वैद्युत धारा तथा आपका धारा घनत्व J में जो है संबंध पूछ देगा, तो आप यहीं पर क्या करेंगे, यदि वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग Vd में संबंध हो, तब धारा घनत्व J बराबर I बटे में A हो जाएगा। तो आपका इतना जो है धारा घनत्व और अनुगमन वेग Vd और जो आपका विद्युत धारा है इसमें संबंध हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी जो एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा डेरिवेशन, और 5 नंबर का ये डेरिवेशन आपका पूछा जाता है। अब अगला वाला क्वेश्चन है, कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका कांच का जो उत्तल लेंस है उसको जब कांच से अधिक, यानी कांच का जितना अपवर्तनांक रहेगा उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में जब डुबोएंगे तो उसकी जो फोकस दूरी रहती है उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा उसकी प्रकृति यानी उसका जो नेचर रहता है क्या वो भी बदल जाएगा या फिर नहीं बदलेगा। तो इसको जो है आप लोगों का पूछेगा, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो आप लिखेंगे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी कांच के उत्तल लेंस को जब कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोएंगे तो उसकी जो है फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी, यानी जो उत्तल लेंस रहेगा उसकी प्रकृति भी जो है आपकी बदल जाएगी, और जो उत्तल लेंस आपका रहेगा वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। यानी कि कांच का जो उत्तल लेंस रहेगा उसको जब उस कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी जो फोकस दूरी है वो भी बदल जाएगी, और तथा उसकी प्रकृति जो है वो भी बदल जाएगी, और जो उत्तल लेंस है आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। अब अगला वाला प्रश्न है, युग्म उत्पादन तथा युग्म विलोपन विनाश क्रिया को जो है उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि आपका जो युग्म उत्पादन तथा युग्म, तो आपका ये भी जो है 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछता है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विलोपन विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले देखें कि आपका युग्म उत्पादन क्या होता है। तो जब कोई ऊर्जावान लेंडा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया जो है आपका युग्म उत्पादन कहलाती है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जब कोई ऊर्जावान लेंडा किरण जो होती है किसी फोटान पदार्थ पर जो है आपतित होती है, तो वह जो लेंडा किरण आपकी होती है पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा जो है अवशोषित कर ली जाती है तथा इस ऊर्जा से जो है एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की जो है आपकी उत्पत्ति होती है। तो वही क्रिया जो होती है आपकी युग्म उत्पादन क्रिया कहलाती है। जैसे देखेंगे आपका एच भी जो हो जाएगा आपका लेंडा फोटान हो जाएगा, और एक बीटा नॉट जो है आपका पॉजिट्रॉन यहाँ पर निकलेगा, और माइनस एक बीटा नॉट आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस क्रिया का जो है आपका उदाहरण हो जाएगा, यानी कि युग्म उत्पादन जो क्रिया है आपका एक ये उदाहरण हो जाएगा। अब अगला इसी में पूछा था युग्म विनाश क्रिया क्या होती है। तो युग्म विनाश जो क्रिया होती है आपका जस्ट उल्टा होती है युग्म उत्पादन क्रिया की, यानी कि युग्म उत्पादन क्रिया जो होती है उसी का जस्ट उल्टा रूप आपका युग्म विनाश अभिक्रिया होती है।
जैसे युग्म उत्पादन के विपरीत जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो वे तुरंत ही एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इसके स्थान पर दो लैम्डा फोटॉन की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया युग्म विनाश कहलाती है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जस्ट उसी का उल्टा, यानी कि युग्म उत्पादन के विपरीत जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में संयोग करते हैं तो वे जो है तुरंत ही एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और इनके स्थान पर जो है दो लैम्डा फोटॉन की उत्पत्ति होती है। और यही जो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, युग्म विनाश प्रक्रिया कहलाती है। जैसे देखेंगे आपका प्लस एक बीटा नॉट हो जाएगा, प्लस माइनस आपका एक बीटा नॉट हो जाएगा, यानी माइनस का चिन्ह लगा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है इसलिए। तो आपका जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपका दो जो है लैम्डा फोटॉन की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो यही जो है आपका युग्म विनाश अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखेंगे अपना अगला वाला प्रश्न, यानी कि आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। यानी कि आपका 2 नंबर या 1 नंबर में ये भी जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप समझते क्या है, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। आपको जैसे भी पूछेगा आपको एक ही आंसर लिखना है और यही जो आपको आंसर बताया जाएगा यही आपका जो है दोनों तरीके से क्वेश्चनों का आंसर होगा। जैसे वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए वहाँ वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका वह वेग होता है अनुगमन वेग या अपवहन वेग जिसके द्वारा चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आयनों से, यानी कि कोई आयन होते हैं उसे टकराते हुए वहाँ वैद्युत क्षेत्र में जो के प्रभाव से धन सिरे की ओर जो है, यानी कि धन सिरा जो होता है चालक का उसकी ओर जब आगे बढ़ते हैं तो उसी को जो है आपका वही वेग जिससे चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराते हैं उसी वेग को जो है आपका अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है आपका, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी 5 नंबर में डेरिवेशन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आप जो है आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप इसे कैसे जो है लिखेंगे इसको एकदम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि डेरिवेशन है तो आपको डायरेक्ट इसका जो सूत्र तो लिखेंगे नहीं, आपको पूरा बढ़िया से लिख करके करना पड़ेगा। तो आप जो है लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि आपका ए बी जो है ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि ए बी जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव है, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है। और ये जो आपका ए बी है वो कहाँ रखा गया है, तो परावैद्युतांक आपका के माध्यम वाले के वाले माध्यम में रखा गया है। द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से बना है। यानी कि आपका ये जो द्विध्रुव ए बी है वो प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश से जो है बना है, जिनके बीच की दूरी डी है। और ये जो आपके द्विध्रुव हैं ए और बी, इनके बीच की जो पूरी दूरी है आपकी कितनी है, डी है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी कि आपका जो वैद्युत विभव ए बी है इसका मध्य बिंदु जो आपका ओ है इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी जो है R माइनस डी बटे में 2 है। यानी कि द्विध्रुव के अक्ष पर जो आपका ये बिंदु P है इसकी प्लस Q आवेश, यानी कि ये जो प्लस Q आवेश है इससे दूरी क्या है, R माइनस डी बटे में 2 है। क्यों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपकी दूरी है वो कितनी है, D है। और यहाँ से जो आपका मध्य बिंदु से P तक की दूरी है वो R है। तो जब इतनी दूरी प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी निकालेंगे तो आर में से जब हम डी बटे में 2 घटाएंगे तो आपका प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी निकल जाएगी। इसीलिए जो हमने प्लस क्यू आवेश से दूरी जो ली है आपकी पी की वो आर माइनस डी बटे में 2 ली है, तथा माइनस क्यू आवेश से जो आपकी दूरी है वो कितनी है, आर प्लस डी बटे में 2 होगी। यानी कि जो माइनस क्यू आवेश है यहाँ से जो दूरी होगी आर प्लस डी बटे में 2 होगी, क्योंकि आपका जो यहाँ से यहाँ तक यानी मध्य बिंदु से जो दूरी है वो आपकी आर है। अब आर में जो है इतनी दूरी जोड़ेंगे, यानी कि डी बटे में 2 जब दूरी जोड़ेंगे तो आपका कितनी हो जाएगी, आर प्लस डी बटे में 2 दूरी हो जाएगी। अब जो है आप करेंगे आवेश प्लस क्यू के कारण जो बिंदु पी पर वैद्युत विभव यानी V1 हो जाएगा, और वो क्या होगा आपका 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में R माइनस डी बटे 2 हो जाएगा। और इसको जो है आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद जो है हम निकालेंगे आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर आपका वैद्युत विभव, और इसको मान लेंगे आप V2। तो V2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और माइनस का जो आपका चिन्ह लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि आपका आवेश जो है माइनस है, बटे में आपका जो है दूरी कितनी थी, R प्लस डी बटे में 2 जो है आपका दूरी हो जाएगी। और इसको जो है समीकरण नंबर 2 मान लेंगे।
अब बिंदु P पर जो है आपका परिणामी विभव यानी परिणामी जो विभव हो जाएगा V बराबर आपका V1 प्लस V2 यानी समीकरण 1 और 2 को जो है जोड़ देंगे। तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 जो है दोनों में कॉमन था तो इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद जो है Q बटे में R माइनस D बटे में 2 हो जाएगा, प्लस आपका Q बटे में जो है 4πε0 और ब्रैकेट में आपका माइनस Q बटे में जो है आपका R प्लस D बटे 2 हो जाएगा। अब जो है दोनों में आपका Q जो है उसको कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा बाहर, V बराबर Q बटे में 4πε0 बचेगा और अंदर जो है आपका 1 बटे में R माइनस D बटे 2 बचेगा और माइनस बीच में आपका, क्योंकि माइनस 1 इलेक्ट्रॉन था तो माइनस ले लेंगे और 1 बटे में R प्लस D बटे 2 बचेगा। तो जब इसको हल करेंगे आपका तो V बराबर आपका क्या होगा, Q बटे में 4πε0 और इन दोनों का जो है LCM लेंगे तो आपका नीचे क्या बचेगा, R माइनस D बटे में 2 और R प्लस D बटे में 2। तो इनका एलसीएम लेके जब हल करेंगे, जो भिन्न वाला जोड़ घटाना होता है उसके तरीके से हल करेंगे तो आपका ऊपर जो है आपका R प्लस D बटे में 2 और माइनस R माइनस D बटे में 2 आएगा। अब जब इसको तोड़ेंगे आपका तो इसको जब तोड़ेंगे तो R प्लस D बटे में 2 माइनस R प्लस D बटे में 2 आएगा। तो ये माइनस R से प्लस R कट जाएगा तो ये जो D बटे में 2 है, यानी कि आधा आधा जब जोड़ेंगे दोनों को तो आपका 1 हो जाता है। तो उसी प्रकार D बटे में 2 और D बटे में 2 को जोड़ेंगे तो आपका सिर्फ D हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, V बराबर Q बटे में 4πε0 D बटे में R स्क्वायर माइनस D बटे 2 का होल स्क्वायर। और ये कैसे है, क्योंकि आपका एक ब्रैकेट में A माइनस बी और एक ब्रैकेट में A प्लस बी है तो आपका दोनों को स्क्वायर करेंगे तो आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाता है। अब आगे इसी को देखेंगे, V बराबर आपका 1 बटे में 4πε0 बटे आपका P बटे में R स्क्वायर माइनस D बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब P आपका यहाँ कैसे आया, तो आपका क्या होता है, P बराबर Q इंटू D जो आपका फार्मूला होता है, यानी कि P बराबर आपका Q इंटू 2L लिखिए या फिर P बराबर आपका Q इंटू डी लिखिए। आपका ये फॉर्मूला होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। तो यहाँ पर आपका इसी प्रकार से जो है P आया है, क्योंकि यहाँ पर Q इंटू डी था। अब यहाँ देखेंगे आपका जो D बटे 2 है वो R के मुकाबले बहुत ही सूक्ष्म दूरी है, यानी कि बहुत ही छोटी दूरी है। इसीलिए R के मुकाबले जो D बटे 2 है आपका सूक्ष्म दूरी है, तो इसे क्या मान लेंगे, आपका नगण्य मान लेंगे। तो आपका यहाँ बचेगा क्या, P बराबर 1 बटे में 4πε0 और बटे में R स्क्वायर वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है यदि वैद्युत ध्रुव आपका वायु अथवा निर्वात में स्थित है तो K बराबर आपका 1 रख लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो मेन सूत्र बचता है क्या बचता है, V बराबर 1 बटे में 4πε0 P बटे में R स्क्वायर वोल्ट। और यहाँ से जो है आपका बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत सारे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन भी। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये भी बढ़िया से समझ में आया होगा।